और नायशा का, सॉरी नायशा का एग्जाम है ना? नायशा Yes, आपका sir. एग्जाम स्टार्ट्स का, हाँ ओके। तो हम ये करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और मोस्ट प्रोबेबली आपको कल भी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। आर यू गाइस कंफर्टेबल डूइंग क्लास टुमारो? Kiss time? Timing will be same most probably. I'll have to talk to Yes, sir. discuss. तो मेरा परसों को एग्जाम है, won't be able to आज का एग्जाम है। तो आप रिकॉर्डिंग देख लोगे? ठीक है सर। ठीक है। चल नायशा आप कंफर्टेबल हो कल? Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर ये, लेकिन वैसे कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि डिस्पर्शन टर्म का क्या मतलब होता है, और फिर आगे न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ओके। देखिए डिस्पर्शन क्या चीज है। डिस्पर्शन अगेन, डिस्पर्शन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। डिस्पर्शन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी सीरीज में कितनी वेरिएबिलिटी है उसको फाइंड आउट करता है। डिस्पर्शन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूजिंग विच यू कैन फाइंड आउट द वेरिएबिलिटी इन अ सीरीज। और बहुत प्रिसाइजली कहा जाए तो डिस्पर्शन हमें ये बताता है कि किसी सीरीज में जो आइटम्स हैं सीरीज के, वो उसके एवरेज से कितना ज्यादा अलग है। मतलब किसी सीरीज का एवरेज आइटम्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। देखिए हमने एक टॉपिक किया था सेंट्रल टेंडेंसी, याद है ना? सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज, राइट? सेंट्रल टेंडेंसी में हम एवरेज निकालते हैं। अब एक एवरेज ना, वो अच्छा एवरेज हो सकता है और बुरा एवरेज हो सकता है। एन एवरेज कैन बी अ गुड एवरेज और अ बैड एवरेज। सही, क्या मतलब है इसका? देखो, अच्छा एवरेज तब कहते हैं हम जब एवरेज सीरीज के आइटम्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है, या ये कह लो कि परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है तो उसको अच्छा एवरेज कहा जाता है। और अगर कोई एवरेज सीरीज के आइटम्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करता, इम्परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या है इसका? इम्परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है तो उसे बुरा एवरेज कहा जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। लेट्स से आप सब क्रिकेट मैच देखते होंगे, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा ही कि क्रिकेट मैच किस तरीके से चलता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्रिकेट मैच में लेट्स से आप सबको पता है एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? तो ये 6 बॉल्स ना एक बॉलर डाल रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। और हर एक बॉल पे जो रन आ रहे हैं ना, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि फर्स्ट बॉल पे 4 रन, दूसरे पे भी 4, तीसरे पे भी 4, फोर्थ पे भी 4, फिर फिफ्थ बॉल पे भी 4 और सिक्स बॉल पे भी 4। ठीक है, यही एक और ओवर दूसरा बॉलर डालता है और उसने एक ओवर में फिर से उसने भी 6 बॉल्स डाली, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसके ओवर में जो रन आए ना, वो कुछ इस तरीके से आए कि फर्स्ट बॉल पे 3 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर से 6 आ गया, और फिर 3 आ गया। इस तरीके से रन आए, करेक्ट? अब हम जरा एवरेज निकालते हैं दोनों का, दोनों ही सिचुएशन में। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वाले ओवर का अगर आप एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जितने भी रन आए ना, उसको आप बॉल से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज का मतलब कि हर बॉल पे कितने रन आए ये पता करना है आपको। तो इसके ओवर में, फर्स्ट ओवर में कितने रन पड़े? 24 रन, राइट? 24, और कितनी बॉल्स डाली हैं इसने? 6 बॉल। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो एवरेज कितना आएगा? 4 रन। समझ आ रही बात सबको? फर्स्ट ओवर का एवरेज कितना आ गया? हर बॉल पे कितने रन? 4 रन। इज इट क्लियर एवरीवन? एवरेज कैसे निकाला ये क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir.
अब जरा दूसरे वाले ओवर का आप एवरेज निकाल के देखो, फिर से दूसरे ओवर में भी कितने रन पड़े हैं, 24 रन अगेन, रन सेम है, और बॉल्स कितनी है सर 6, तो एवरेज कितना आ जाएगा सर फिर से 4 रन। ठीक है, लेकिन अब एक चीज गौर करो कि पहले वाले का आपने एवरेज कितना निकाला है, 4 रन निकाला है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर बॉल पे 4 रन आए हैं, ये तो कहना चाह रहा है। एवरेज क्या बताता है आपको, एवरेज ये बताता है कि हर बॉल पे कितने रन आए, तो एवरेज कह रहा है कि हमें हर बॉल पे 4 रन आए तकरीबन। आप देखो डेटा से मैच करो, जो सीरीज है, जो नंबर्स, जो रन आए हैं हर बॉल पे, वो एक्जैक्टली मैच कर रहे हैं ना। एवरेज कह रहा है हर बॉल पे 4, और एग्जैक्टली आइटम भी हमें 4 ही नजर आ रहे हैं, हर बॉल पे 4 ही रन पड़े हैं। तो इसे कहते हैं कि एवरेज ना सीरीज के आइटम्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफैक्ट परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एवरेज है वो सीरीज को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दूसरा वाला एवरेज देखो, दूसरे वाले केस में एवरेज 4 है, लेकिन बताइए क्या इस बॉलर के ओवर में एक भी बॉल ऐसी है जिसपे 4 रन आया, बताइए यस और नो, एक भी बॉल ऐसी है जिसपे 4 रन No, sir. नहीं। No, sir. इसका मतलब एवरेज तो दोनों केस में सेम है, लेकिन ये वाला एवरेज ना सीरीज के आइटम को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे गुड एवरेज, अच्छा एवरेज है ये। और ये वाला जो एवरेज है ना, ये सीरीज के आइटम्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट, इसे कहेंगे bad। है दोनों एवरेज, लेकिन दोनों में फर्क है, गुड और बैड एवरेज हो सकता है। अब देखो गुड एवरेज कब कहते हैं हम, जब कोई एवरेज और सीरीज के आइटम्स में ज्यादा डिफरेंस ना होना, उसे कहते हैं अच्छा एवरेज है। लेट्स से अगर आइटम्स होते, मान लीजिए रन ऐसे पड़े होते 3, 5, 4, फिर 3, 4 और 5, इस तरीके से रन आए होते, और एवरेज लेट्स से मान लेते हैं उस सिचुएशन में एवरेज 4 आता, तो भी ये 4 ना इन सब नंबर्स के आसपास है, तो इसे कहते हैं कि एवरेज में और सीरीज के आइटम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो अच्छा एवरेज है। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर सीरीज के आइटम्स में और एवरेज में बहुत ज्यादा फर्क है, वो खराब एवरेज माना जाएगा। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया, हमें एवरेज का तो समझा दिया, लेकिन हम तो डिस्पोर्शन की बात कर रहे हैं ना, हम एवरेज की बात तो कर नहीं रहे। डिस्पोर्शन का क्या रोल है, देखिए डिस्पोर्शन का रोल ये है, डिस्पोर्शन क्या करता है, डिस्पर्शन आपको बताता है सीरीज के आइटम्स में कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है, वो एक दूसरे से कितने अलग हैं। अब सीधा सा लॉजिक है, अगर किसी सीरीज का एवरेज उसके आइटम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सीरीज में वेरिएबिलिटी नहीं है या बहुत कम है। अगर सीरीज का एवरेज उसके आइटम्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके आसपास है, इसका मतलब उस सीरीज के आइटम्स में और एवरेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वेरिएबिलिटी नहीं है। और अगर किसी सीरीज के एवरेज में और उस सीरीज के आइटम्स में बहुत ज्यादा फर्क है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। डिस्पर्शन का यही काम है, डिस्पर्शन मेजर करता है वेरिएबिलिटी। डिस्पर्शन ये बताता है, डिस्पर्शन किसी सीरीज की वेरिएबिलिटी बताता है, मतलब उन आइटम्स के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, तो वो आप डिस्पर्शन के बेसिस पे जान सकते हैं। अच्छा सर, डिस्पर्शन के बेसिस, डिस्पर्शन जान के होगा ही क्या, वेरिएबिलिटी पता लग जाएगी, उसका क्या करेंगे हम। देखिए वेरिएबिलिटी के बेसिस पे आप सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है और आप एवरेज निकालोगे ना, वेरिएबिलिटी अगर ज्यादा है और उस सिचुएशन में आप एवरेज निकालोगे, तो आपका एवरेज हमेशा बैड एवरेज ही निकलेगा, यू विल हैव अ बैड एवरेज। और अगर वेरिएबिलिटी किसी सीरीज में कम है, उस सीरीज में अगर आप एवरेज निकालोगे, तो यू विल हैव अ गुड एवरेज। मतलब एवरेज अच्छा है या बुरा है, दोनों सीरीज का आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आप वेरिएबिलिटी पता लगा लेंगे ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो एवरेज अच्छा एवरेज है या बुरा एवरेज। तो डिस्पर्शन का ये रूल, डिस्पर्शन आपको बताता है किसी सीरीज की वेरिएबिलिटी, किसी सीरीज में कितनी वेरिएबिलिटी है, क्या होगा वो जान के उसके बेसिस पे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किसी सीरीज का एवरेज उस सीरीज के आइटम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि लेट्स से हम बात कर रहे हैं दो लोगों की, ध्यान दें, यह है रूरल एरिया और इधर है अपना अर्बन एरिया। हमने रूरल एरिया में दो लोगों को पिक किया, हमने कहा जी भाई यहाँ पे लेट्स से ये एक बंदा ले लिया हमने रमेश, और एक ले लिया सुरेश। ठीक है, इसकी इसकी इनकम हमने मान ली, लेट्स से इसकी इनकम है, इसके पास पैसे हैं 1 रुपीज। ठीक है, और इसके पास है लेट्स से 199।
क्लियर है पॉइंट? अच्छा सर, दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे भी हमने दो बंदे लिए हैं और इसकी इनकम हमने लेट्स से ये है कोई मिस्टर ए और मिस्टर बी। इनकी इनकम हमने कितनी मानी है? लेट्स से मिस्टर ए के पास है 98 रुपीज और मिस्टर बी के पास है 102 रुपीज। ठीक है, अब आपने कहा कि सर आप ना एवरेज बताओ दोनों जगह, रूरल एरिया में एवरेज इनकम या एवरेज अमाउंट कितना अवेलेबल है लोगों के पास, इन दोनों के पास, और अर्बन एरिया में जो लोग हैं उनके पास एवरेज इनकम, उनके पास एवरेज कितना अमाउंट है। तो हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का वही सेम तरीका, एवरेज निकालने का क्या तरीका है भाई? दो लोग हैं, दोनों की इनकम, टोटल इनकम ऐड कर दो, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय, किससे करेंगे डिवाइड? नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं। ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन। तो हमने देखा रमेश के पास है 1 रुपया और सुरेश के पास है 199 और दो लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आप करोगे 200 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 100। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब आपको ये एवरेज बता रहा है कि दोनों के पास तकरीबन 100 रुपीज है, ये बता रहा है। ठीक है सर, दूसरी सिचुएशन में एवरेज निकाल के देखते हैं। यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में आप एवरेज निकालोगे तो कैसे निकलेगा सर? सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा ना एवरेज निकालने के लिए। फिर से टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, सेम फॉर्मूला। ठीक है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन। अब टोटल इनकम मिस्टर ए की है 98, मिस्टर बी की है 102, तो 98 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैलकुलेट करो, फिर से हमारा आंसर क्या आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा एवरेज? 100। अब देखिए रूरल एरिया में एवरेज इनकम लेट्स से हमने फाइंड आउट करी, दो लोगों की कितनी आ रही है? रूरल एरिया में 100, अर्बन एरिया में भी 100। लेकिन बताइए कौन सा वाला एवरेज आपको सही लग रहा है? क्या रूरल एरिया में मैं ये कहूँ कि रूरल एरिया में लोगों के पास, इन दोनों के पास 100 रुपए, आपको लग रहा है सही बोल रहा हूँ मैं? आपको लग रहा है ये एवरेज तो कैलकुलेट मैंने सही किया, लेकिन ये एवरेज इन दोनों की इनकम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है? यस और नो? No, sir. नहीं कर रहा। No, sir. तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज अ गुड एवरेज और अ बैड एवरेज? Bad average. एवरेज तो है ये, लेकिन बैड एवरेज। क्यों एवरेज बैड हो गया? अब देखो क्यों बैड है, क्योंकि इन आइटम्स में ना बहुत ज्यादा फर्क है, इन नंबर्स में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। जहां पे ये अगर लेट्स से ये दो आइटम्स को हम सीरीज मान लें, तो इन दो सीरीज में आपस में नंबर्स में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, डिफरेंसेस ज्यादा है, और इस डिफरेंस की वजह से जब आप एवरेज निकालते हो ना तो एवरेज सही नहीं आएगा। यही करता है डिस्पोर्शन। डिस्पोर्शन ये जानने में मदद करेगा आपकी कि किसी सीरीज का एवरेज जब आप कैलकुलेट करोगे वो अच्छा एवरेज होगा या खराब एवरेज आएगा, गुड होगा या बैड होगा, परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होगा या इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा सीरीज का। ये बात हम जान सकते हैं डिस्पोर्शन का इस्तेमाल करके विदाउट इवन कैलकुलेटिंग एवरेज। एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम एवरेज के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो वो सीरीज के आइटम को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं करेगा। जैसे अभी हमने एवरेज निकाला तो पता लग रहा है कि यार ये एवरेज ना सही एवरेज नहीं है, क्योंकि वो आइटम्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। एवरेज निकाल के डिसाइड किया ना हमने। लेकिन डिस्पोर्शन आपको ये जानने में हेल्प करेगा विदाउट इवन कैलकुलेटिंग एवरेज। डिस्पोर्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि अगर इसका एवरेज निकाला जाएगा तो वो सही रिप्रेजेंटेटिव होगा या नहीं होगा। दिस इज इट। अच्छा, दूसरे वाले सिचुएशन में बात कर लेते हैं। ये एवरेज काफी हद तक आपको एक बहुत बेहतर आइडिया दे रहा है इनकम का, तो इसको क्या कहेंगे? गुड एवरेज। क्योंकि ये कह रहा है कि तकरीबन लोगों के पास, दोनों के पास 100 रुपए हैं, और ये ऐसा है भी, इसके पास 98, इसका मतलब 100 के नजदीक है, और इसके पास 102 है, इसका मतलब ये भी 100 के नजदीक है। तो जहां पे आइटम्स में डिफरेंसेस कम होता है ना, जहां पे आइटम्स में डिफरेंस कम होगा वहां पे एवरेज जब आप कैलकुलेट करोगे बेहतर एवरेज होगा। लेकिन एवरेज अच्छा है या बुरा है ये इवेंचुअली पता कैसे चला? एवरेज कैलकुलेट करने के बाद पता चल रहा है। हम इस अफर्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम विदाउट इवन कैलकुलेटिंग पता कर लें कि जब इसका एवरेज निकलेगा वो सही होगा या खराब होगा, गलत होगा, परफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट होगा। उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्पोर्शन। तो फिर से ध्यान दो, डिस्पोर्शन क्या बताया मैंने? डिस्पोर्शन इज अ टूल, इट इज अ स्टैटिस्टिकल, क्या बताया था? डिस्पोर्शन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। क्या करता है ये स्टैटिस्टिकल टूल? इट इज अ
स्टैटिस्टिकल टूल जिसका इस्तेमाल करके हम क्या जान सकते हैं, किसी सीरीज के आइटम्स में या किसी सीरीज के आइटम्स और उस सीरीज के एवरेज के बीच में कितनी वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी मतलब कि किसी सीरीज के आइटम उस सीरीज के एवरेज को या उस सीरीज का एवरेज सीरीज के आइटम्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, ये फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगा ये टूल विच इज कॉल्ड डिस्पर्शन। बताइए, इज दिस क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा लेंथी हो गया डिस्कशन ये, बाकी मुझे लग नहीं रहा कि कोई खास डिफिकल्टी होगी आपको समझने। बताइए, डिस्पर्शन का मतलब क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए। अनवी, नाइश, सर क्लियर है। No doubt. क्वेश्चन करेंगे अभी और क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिस्पर्शन रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम अमंग देमसेल्फ अराउंड एन एवरेज, के किसी सीरीज के आइटम उस सीरीज के एवरेज से कितना ज्यादा अलग है, कितना ज्यादा उनमें वेरिएशन है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस सीरीज में हम एवरेज निकाल रहे हैं, पहले वाले में 100 आ रहा है, दूसरे वाले में भी 100 आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबिलिटी कितनी है, देखो ये एवरेज है और ये आइटम है, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। कितनी वेरिएबिलिटी है? बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी। कितनी वेरिएबिलिटी? अगर नंबर में एक्सप्रेस करें तो 199 रुपीज की वेरिएबिलिटी नजर आ रही है, डिफरेंस नजर आ रहा है ना। डिफरेंस को वेरिएबिलिटी कहते हैं कि इस सीरीज का एवरेज और आइटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, 199 का गैप है दोनों में। अच्छा, फिर यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी कम नजर आ रही है, यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए की वेरिएबिलिटी है। क्लियर? तो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। अच्छा, इस वाले केस में आप वेरिएबिलिटी मेजर करो जरा, कितना डिफरेंस है। सीरीज का एवरेज है ये, सीरीज का आइटम है ये। जब सीरीज के एवरेज और आइटम को हम कंपेयर कर रहे हैं तो आपको वेरिएबिलिटी कितनी नजर आ रही है? 2 रुपए की। और यहाँ पे कितनी नजर आ रही है? यहाँ पे भी तकरीबन, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 2 रुपए की। तो वेरिएबिलिटी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सीधा मैं अगर कहूँ तो हम कहेंगे डिस्पर्शन इस वाले रूरल एरिया में डिस्पर्शन ज्यादा है और अर्बन एरिया में डिस्पर्शन कम है। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से भी कह सकते हो डिस्पर्शन आपको जानने में मदद करेगा कि इनइक्वालिटी कितनी है। अगर डिस्पर्शन की वैल्यू ज्यादा है तो इनइक्वालिटी ज्यादा है, डिस्पर्शन की वैल्यू अगर कम आएगी तो इनइक्वालिटी कम आएगी। अभी मैंने आपको नहीं सिखाया डिस्पर्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन डिस्पर्शन का रोल क्या है मैं ये बता रहा हूँ। डिस्पर्शन के बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हैं कि इनइक्वालिटी ज्यादा है या कम है। डिस्पर्शन कम आएगी अगर उसकी वैल्यू, तो इक्वालिटी ज्यादा है, इक्वालिटी यानी कि इनइक्वालिटी कम है। और अगर डिस्पर्शन की वैल्यू ज्यादा है तो इनइक्वालिटी ज्यादा है और इक्वालिटी कम है। ठीक है, देखिए जरा डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। डिस्पर्शन refers to the variation of the item among themselves around an average. Greater the variation among different items of series, the more will be the dispersion. जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ही डिस्पर्शन ज्यादा होगा। मतलब वाइस वर्सा भी कह सकते हो कि डिस्पर्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, सीरीज के आइटम उतना ज्यादा एक दूसरे से दूरी पे है। बहुत ज्यादा आइटम्स में उतार चढ़ाव है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कि अगर एक आइटम 10 है फिर सीधा 50 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 95 हो गया, इतना इस तरीके से अगर उतार चढ़ाव होता है ना सीरीज के अंदर, इट मींस डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है। तो डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स इन अ सीरीज। ठीक है सर। अब देखो डिस्पर्शन दो तरीके से कैलकुलेट होता है, दो तरीके से हम डिस्पर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ध्यान दीजिए डिस्पर्शन के मेजरमेंट की बात चल रही है। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो सकता है या फिर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो सकता है। एब्सोल्यूट होगा या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? जब आप देखिए किसी सीरीज के जो आइटम्स जिस यूनिट में गिवन है, अगर सीरीज के आइटम किलोग्राम में गिवन है, सीरीज के आइटम्स लेट्स से इंफॉर्मेशन आपको मीटर्स में गिवन है, या सीरीज की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको लीटर्स में दे रखी है। क्लियर है पॉइंट?
या किसी और यूनिट में दे रखी है, जिस यूनिट में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसी सेम यूनिट में ही आप डिस्पोर्शन भी कैलकुलेट कर रहे हो। सेम यूनिट में डिस्पोर्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करी जाती है। सेम यूनिट में डिस्पोर्शन इज कैलकुलेटेड। तो उस तरह के डिस्पोर्शन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पोर्शन। जैसे मैंने आपको डेटा दे रखा है, लेट्स से मैंने आपको डेटा दे रखा है अपनी क्लास में, जो मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लेट्स से उनके वेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हम मेरी क्लास में स्टूडेंट हैं, किसी का वेट 55 kg है, किसी का वेट 75 kg है, किसी का वेट जो है 60 kg है, देन कोई ऐसा भी है जिसका वेट 50 kg है। ठीक है, और ये सीरीज हो गई, हमें इसका डिस्पोर्शन निकालना है। मान लीजिए अभी तो कैलकुलेट करना सिखाया नहीं मैंने, लेकिन लेट्स से डिस्पोर्शन मैंने कैलकुलेट किया, और डिस्पोर्शन कैलकुलेट भी किसमें किया मैंने, लेट्स से वो आता है 10 kg। तो किसमें आ रहा है, मैं सेम ही यूनिट में डिस्पोर्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, केजी में डेटा गिवन था और केजी में ही मैंने अपना डिस्पोर्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करी है। अगर डिस्पोर्शन कैलकुलेट होता है उसी यूनिट में जिस यूनिट में इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पोर्शन। समझ आया। दूसरा क्या है सर, अगर आप डिस्पोर्शन सेम यूनिट में नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि या तो रेशियो में कैलकुलेट करते हो या परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हो, इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पोर्शन। जैसे मैं कहता हूँ मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनके वेट में डिस्पोर्शन, उनके वेट में जो वेरिएशन है ना, तकरीबन 10 किलोग्राम का है, या 10.5 का, या 8 किलोग्राम का है। इसका मतलब मैं किलोग्राम में मेजर कर रहा हूँ डिस्पोर्शन को, सेम ही यूनिट में मेजर कर रहा हूँ जिसमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये एब्सोल्यूट है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है ना, उनमें उन सब में वेट का जो डिफरेंस है ना, तकरीबन सबके वेट में लेट्स से 12% वेट का डिफरेंस है। हर स्टूडेंट एक दूसरे से तकरीबन ऑन एन एवरेज 12% के वेट डिफरेंस में उनका मतलब उनका वेट है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करिए ना, डिस्पोर्शन ही कैलकुलेट किया है स्टूडेंट के वेट का, लेकिन मैं इस बार किसमें प्रेजेंट कर रहा हूँ डेटा को, डिस्पोर्शन की वैल्यू को परसेंटेज में या रेशियो में या प्रोपोर्शन में। ऐसे कर देता हूँ मैं 0.12 इसमें कैलकुलेट किया, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पोर्शन। या मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ 2/1 या 3/4, ये तरीका भी हो सकता है कैलकुलेट। इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कोई यूनिट यूज नहीं कर रहा, ना केजी है, ना किलोग्राम, ना मीटर है, ना लीटर है, कुछ नहीं है। समझ आई बात, बताइए ये क्लियर है। डिस्पोर्शन को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव हो सकता है वो। एब्सोल्यूट मतलब जब सेम यूनिट में कैलकुलेट करेंगे तो एब्सोल्यूट है, प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो वो रिलेटिव हो जाएगा। बताइए, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग नाइशान भी? Yes, sir. Clear है। देखिए ये पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट डिस्पोर्शन का क्या मतलब है, एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट इन विच डेटा इज एक्सप्रेस्ड, दैट इज इफ डेटा इज अवेलेबल इज गिवन इन रुपीज, केजी और लीटर और किलोमीटर्स में, हम डिस्पोर्शन कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव क्या होता है, इन व्हेन वैल्यू ऑफ डिस्पोर्शन इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज, सो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, और वो उसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं हम, तो वो रिलेटिव डिस्पोर्शन कहलाएगा। ठीक है, और रिलेटिव डिस्पोर्शन को हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पोर्शन भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम याद रहे तो अच्छा है, इनफैक्ट याद रहना ही चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पोर्शन। ठीक है जी, यहां तक तो हो गया क्लियर, आगे चलते हैं सर। अब आ जाते हैं डिस्पोर्शन कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या है। फाइनली यहां से हमारा कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट होगा। तो देखिए ये सारे मेथड्स हैं, रेंज है, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लॉरेंस कर्व। थोड़ा सा मैं इसको और इलैबोरेट करके आपको बता देता हूँ। देखिए डिस्पोर्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्पोर्शन, तो देखिए अगर हमें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पोर्शन फाइंड आउट करना है ना, अगर हमें एब्सोल्यूट डिस्पोर्शन फाइंड आउट करना है,
तो आम तौर पे हम कैलकुलेट करेंगे ये सारी चीजें। एब्सोल्यूट डिस्पोर्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं रेंज, किसी सीरीज की रेंज क्या है, ये आपको एक थोड़ा थोड़ा करके समझ आने लगेगा। इसके अलावा हम कैलकुलेट करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। फिर एक एब्सोल्यूट डिस्पोर्शन कैलकुलेट करने का तरीका ये भी है, मीन डेविएशन। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप डिस्पोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक होता है वेरिएशन, सिर्फ वेरिएशन। ऑल ऑफ दीज आर दी मेथड्स बाय विच यू कैन फाइंड आउट दी एब्सोल्यूट डिस्पोर्शन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप हमें रिलेटिव डिस्पोर्शन फाइंड आउट करके दिखाएं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पोर्शन फाइंड आउट करना है, रिलेटिव डिस्पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, इन सबका कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी तो आपको कोई खास समझ आएगा नहीं, लेकिन आप याद रखें कि जहां भी रिलेटिव डिस्पोर्शन बोलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, रेंज है तो अगर हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं और उस केस में कोएफिशिएंट भी बोल दिया जाए कि कोएफिशिएंट भी बताइए, रिलेटिव डिस्पोर्शन भी बताइए, तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाता है, मतलब रिलेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लग जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन है तो इसमें अगर रिलेटिव निकालना पड़ जाए तो ये इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को मैं QD लिख रहा हूँ। फिर अगर मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सबका कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लोगे ना तो रिलेटिव बन जाएगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी बताना बाकी है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएशन का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, वेरिएशन का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। यहाँ पे हम बल्कि एक एक्स्ट्रा निकालते हैं, इसे कहते हैं लॉरेंस कर्व। ये अलग है, किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, ये सेपरेट ही कोएफिशिएंट है। रिलेटिव डिस्पोर्शन में एक एक्स्ट्रा निकलता है, लॉरेंस कर्व। मतलब हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, रेंज कैलकुलेट करना होगा, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन और लॉरेंस कर्व, और बाकी इन सबका कोएफिशिएंट कर देंगे तो रिलेटिव डिस्पोर्शन आ जाएगा। बताएं यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. चेतना, Yes, sir. स्पर्श, Yes. Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे तो ना ब्रॉडली मैंने कैटेगराइज करके नहीं लिखा है, लेकिन मोर और लेस हमें ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करनी है, तो एक ही साथ मैंने लिख दिया। रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी होगी। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कि रेंज क्या है, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे आसान चीज रेंज ही फाइंड आउट करना है इस पूरे चैप्टर में, और बहुत ही आसान है। किसी भी सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज कहते हैं। समझ रहे हैं बात? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड रेंज। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ, फिर पावर पॉइंट पे जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। रेंज क्या है? किसी भी सीरीज की जो लार्जेस्ट वैल्यू है या लार्जेस्ट आइटम जो है, उसमें से जब हम उस सीरीज की जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको माइनस करते हैं, इसे कहते हैं रेंज। लेट्स से अगर ये आइटम दे रखे हैं मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका रेंज फाइंड आउट करो, तो रेंज के लिए क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है, रेंज को हम R लिखते हैं। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, L माइनस S कर देंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है? 70। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या नजर आ रही है? 10। तो 70 माइनस 10, दिस विल बी योर रेंज। बस यही करना है, किसी भी सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है।
अच्छा सर, ये तो हो गया एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अगर फाइंड आउट करना है तो हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या मतलब है कि रिलेटिव डिस्पर्शन फाइंड आउट करें, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अरे सर, ये तो वही हो गया। इतना नहीं, इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब इसका अपोजिट कर देते हैं नीचे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करते हैं, फिर लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस वाले केस में जो हमने ऊपर किया है, इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट किया जाए तो हम करेंगे 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10। तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा 60, नीचे आ जाएगा 80। इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 6/8। इसको और कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 0.75। देख रहे हो किस में आ रहा है? प्रोपोर्शन में 0. डेसिमल में आ रहा है 0.75। तो दिस विल बी कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। समझ आया? रेंज क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कि रेंज किसी सीरीज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस रेंज कहलाता है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके उसको डिवाइड कर देते हैं लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट से। बताइए, इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इसको स्पेशली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही देख के ही हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मेरे को बताया इसमें रेंज क्या नजर आ रहा है आपको? रेंज क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 1 में रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है, तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 35। 35, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 15, 35 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ गया? 20। ये आपका रेंज है। समझ आया है सबको? yes, sir. अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे सर? सेम ही चीज करना है, 35 माइनस 15 करो पहले, और फिर 35 प्लस 15 कर दो। ठीक है, तो 35 प्लस 35 माइनस 15 किया तो 20 आ गया, और 35 प्लस 15 किया तो 50 हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20/50। 20/50 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.4। यही आ रहा है ना, 0.4। क्या कहेंगे इसको? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। बताइए, ये मुझे करवाने की जरूरत है, ये समझ आ रहा है आपको? टेल मी। समझ आ रहा है. समझ आ रहा है. आ रहा है ना? अच्छा, तो ये क्योंकि एक ही डेटा दे रखा है, एक लीनियर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज है। लेकिन रेंज आप किसी भी सीरीज में फाइंड आउट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट सॉरी रेंज आप किसी भी सीरीज में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, किसी में भी फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है डिस्क्रीट सीरीज का है, इसमें देखो ये आइटम दे रखा है x, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये तो समझ आता है ना सबको, आइटम और फ्रीक्वेंसी। और इसमें देखिए, इसमें आइटम्स हैं 10 to 70 और फिर फ्रीक्वेंसी है 25 to 9। आप मेरे को इसमें बता सकते हो कि इसमें रेंज कैसे निकालेंगे? सर बहुत आसान है, आपने बताया लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करना है। तो लार्जेस्ट आइटम कौन सा नजर आ रहा है आपको इसके अंदर? ये लार्जेस्ट आइटम है, 70 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, राइट? और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इसके अंदर? बताइए, स्मॉलेस्ट क्या है? बताओ। 10। स्मॉलेस्ट किसी को 9 तो नहीं लग रहा ना कि 9 स्मॉलेस्ट है? बिल्कुल है, वो 9 स्मॉलेस्ट है। लेकिन देखो, याद रखो, रेंज निकालने के लिए आप आइटम्स देखते हैं, आइटम्स। ये तो फ्रीक्वेंसीज है ना, फ्रीक्वेंसीज को नहीं कंसिडर करते। आप देखते हो आइटम में कितना डिफरेंस है। तो लार्जेस्ट आइटम 70, स्मॉलेस्ट आइटम 10। 70 माइनस 10 करेंगे, देन वी विल हैव 60 एज द वैल्यू ऑफ रेंज। तो 60 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए फिर से क्या करना है? 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 70 प्लस, सॉरी 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10। तो वो अभी हमने पीछे निकाला ही था, ये 0.75 आएगा। बताइए, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. अब आ जाते हैं यहाँ, फाइंड द करेक्ट रेंज ऑफ द कोएफिशिएंट एंड द कोएफिशिएंट। अब ये कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ये है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ऊपर वाला जो कॉलम है ना, ये जो रो है साइज वाला, ये रेलेवेंट है। फ्रीक्वेंसी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे साइज वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है 30, इसकी सबसे छोटी वैल्यू है 5। 30 माइनस 5 इट विल बी 25।
ठीक है, तो ये हो जाएगा रेंज, 25 विल बी द रेंज। अच्छा सर, कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सेम ही चीज, 30 - 5 डिवाइडेड बाय 30 + 5। तो 30 - 5 किया 25 हो गया, और 30 + 5 किया तो 35 हो गया। उसको सॉल्व करेंगे 5/7 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकता है, 5/7 का मतलब है 0.73, नहीं 0.71। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बताएं जी, ये क्लियर है सब लोगों को? Yes, Yes, sir. sir, clear है। तो हमने रेंज पे तीनों सिचुएशन कर ली, सीरीज, फिर आपका डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, तीनों ही हो गए। अब चलते हैं आगे। तो हमने रेंज कर लिया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताओ, मैंने आप लोगों को क्वार्टाइल कराया था नहीं कराया था? आप लोगों को पहले मैंने स्टार्ट्स में क्वार्टाइल टॉपिक पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? जब हम नो सर, क्वार्टर कट गया And था। क्वार्टाइल नहीं था सिलेबस में, इसलिए नहीं कराया था। ओके, तो अभी तो है ना ये, अभी तो क्वार्टाइल रेंज है आपके सिलेबस में, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो मैं करवा ही देता हूँ फिर वो। लेकिन उसके पहले आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि क्वार्टाइल का मतलब क्या है। देखिए, आप सब ये बताइए कि क्या आप लोगों को मीडियन याद है? मीडियन, मीडियन क्या चीज होती है स्पर्श? बताइए, जो भी याद है। नहीं याद आ रहा है तो भी बता दीजिए कि नहीं तो याद है। जो मिड वैल्यू निकालते हैं। हाँ, किसी सीरीज की मिड वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। मीडियन की क्या खास बात होती है कि किसी भी सीरीज को ना वो दो हिस्सों में डिवाइड करती है। मीडियन क्या है? मीडियन इज अ वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लेट्स से अगर ये सीरीज है तो इसकी जो एकदम मिड वैल्यू होगी ना, इसको हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन की खास बात यह है कि ये सीरीज को 50-50% हिस्सों में डिवाइड कर रही है। 50% वैल्यू इस तरफ और 50% वैल्यू इस तरफ है। ठीक है, क्वार्टाइल भी तकरीबन सेम ही चीज करती है, लेकिन क्वार्टाइल सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करती, बल्कि सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करती। क्वार्टाइल इज द वैल्यू, क्वार्टाइल आर इन फैक्ट वैल्यूज दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 4 पार्ट्स, और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये मैं बता देता हूँ कैसे क्या होता है ये। तो लेट्स से अगर ये कोई सीरीज है, ये लेट्स से कोई सीरीज है, हमें इसे 4 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। करेक्ट, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मेरे को बताओ, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, जैसे 2 बराबर हिस्से में डिवाइड करने के लिए हमें सिर्फ एक बार कट लगाना पड़ता है ना, ऐसे बीच में काटते हैं तो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ऐसे 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए सीरीज को कितने कहाँ मतलब कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी बार काटना पड़ेगा उस लाइन को? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? 4 हिस्सों में डिवाइड करना है मुझे। 3 बार। 3 बार। देखते हैं, पहला कट मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये हो गया, ये दूसरा कट हो गया, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, अब ये तकरीबन बराबर बराबर देखो, ये जैसे 3 कट लगे ना, चार हिस्से हो गए इस लाइन के। तो ये अगर मान लीजिए पूरी लाइन 100% थी, तो इस कट के बाद ये जो हमने फर्स्ट वाला कट लगाया है, इसने क्या किया, सीरीज को 25% हिस्से में डिवाइड कर दी। 25% इधर हो गया, बाकी 75% हिस्सा सीरीज का इस तरफ आ गया। करेक्ट? अच्छा सर, ये जो है, जो हमने बीच में डिवाइड किया है, ये फिर से क्या कर रहा है, ये सीरीज को 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 50% 50%। लेकिन ये वाला हिस्सा कितना होगा? ये 25% हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 25%। और ये वाला हिस्सा 25% हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये जो पहली लाइन हमने खींची थी ना, जो सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इसे कहते हैं Q1। दिस इज कॉल्ड Q1, या लोअर क्वार्टाइल, या क्वार्टाइल 1 कहते हैं। क्वार्टाइल 1 की खासियत क्या है? देखिए गौर से मेरे को बताएं, क्या क्वार्टाइल 1 सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? आंसर इज यस। कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं सर? एक हिस्सा
सीरीज का 25% हिस्सा है और एक हिस्सा है 75%। मतलब ये 25 और 75 के रेशियो में डिवाइड कर देता है सीरीज को। समझ आ रही बात? यस सर। सब लोग बताएं, इज दैट क्लियर? Yes. वन सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर 25 और 75% के पार्ट में। जिसको भी क्लियर नहीं, मैं थोड़ा सा Yes, sir. देता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा, एक तो ये वाला पार्ट हो गया इसका, और बाकी का ये वाला हिस्सा है। तो ये जो लाइन है ना, सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक तो इधर है 25% हिस्सा और 75% पार्ट इधर आ गया। इसको हम कहते हैं Q1। Q1 सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है 25% और 75% के रेशियो में। अच्छा सर, फिर Q2 क्या करता है सर? ये Q2 है आपका। Q2 क्या कर रहा है? ये सर सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। 50% हिस्सा सीरीज का इधर और 50% इधर, तो दो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड करता है। अच्छा सर, फिर Q3, ये Q3 कहलाती है तीसरी वाली लाइन। ये क्या कर रही है? ये इस तरीके से डिवाइड कर रही है, 75% हिस्सा इस तरफ और 25% हिस्सा सिर्फ इस तरफ। तो ये भी 75-25% के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, पॉइंट ये है कि क्वार्टाइल क्या चीज है? क्वार्टाइल आर वैल्यूज। क्वार्टाइल आर वैल्यूज। कितनी वैल्यूज होती है? 3 वैल्यूज होती है, Q1, Q2, Q3। ये तीनों वैल्यूज हैं, क्वार्टाइल कहलाती हैं कलेक्टिवली। क्या करती है, इसका रोल क्या है? क्वार्टाइल सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है क्वार्टाइल। जैसे मीडियन सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ऐसे ही क्वार्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है। समझ आई बात? ये बताइए, क्लियर हो गया सबको? क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल आर यस सर, क्लियर है। series that divides the series into 4 equal parts। जो पहली क्वार्टाइल है जो सीरीज को 25 और 75% के रेशियो में डिवाइड करती है, उसको हम Q1 कहेंगे, लोअर क्वार्टाइल। फिर आता है मिड क्वार्टाइल या अपर मिड क्वार्टाइल या सेकंड क्वार्टाइल, और फिर थर्ड क्वार्टाइल आएगा, या फिर उसको अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, लोअर क्वार्टाइल, फिर आता है सेकंड क्वार्टाइल, और फिर आता है अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए हमारा टॉपिक जो डिस्पोशन में हमें पढ़ना क्या है, हमें ये पढ़ना है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है ना। देखिए क्या था ये दूसरा वाला पॉइंट जो था हमारा, रेंज तो हमने कवर कर लिया। इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वार्टाइल होता क्या है। अगर क्वार्टाइल कैलकुलेट पता नहीं होगा तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। देखो क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये फॉर्मूला है, इंटर क्वार्टाइल के लिए Q3 में से Q1 माइनस करना है। तो आपको पता होना चाहिए ना Q3 क्या होता है, Q1 क्या होता है। और सिर्फ पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये Q3 की कैलकुलेशन होती है, Q1 को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो Q3 और Q1 की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी, उसमें से Q1 की वैल्यू जो उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो माइनस करके जो वैल्यू आती है ना, उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। ऐसे ही क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो फिर से Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्वार्टाइल कैलकुलेटेड क्वार्टाइल की वैल्यू की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। फिर कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, तो सेम ही फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, फिर से क्वार्टाइल की वैल्यूज की जरूरत है। तो पहले हमें यही सीखना पड़ेगा कि क्वार्टाइल निकालते कैसे हैं, उसके बाद ही आप ये सब समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। क्वार्टाइल की कैसे कैलकुलेशन होगी इंडिविजुअल, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज हो जाता है और इन तीनों का फॉर्मूला बदलता है। इंडिविजुअल सीरीज में अलग तरीके से कैलकुलेशन है, डिस्क्रीट में अलग है, कॉन्टिन्यूस में अलग। तो अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये नोट कर लीजिएगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, देखिए चैप्टर ये काफी लंबा है, और क्योंकि लेंदी है तो कनेक्टिविटी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। क्लासेस स्किप नहीं करेंगे तो समझ आएगा आपको, अदरवाइज इतना लेंदी है कि बच्चे थक जाते हैं इसको करते करते, चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं लेता।
तो आपको रेगुलर क्लास करनी है, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन बहुत रिक्वायर्ड है इस चैप्टर में, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रीट में कैसे करेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सर ये तीनों क्वार्टाइल्स अलग अलग केसेस में लगती हैं? ये तीनों क्वार्टाइल नहीं, अलग अलग केसेस में नहीं लगती, तीनों में लग जाती है ये। मुझे लग रहा है टेबल गलत बना दी क्या मैंने, चलो कोई नहीं, लिखते हैं। लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है एन। देखो आपको अगर याद हो, हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, n+1/2 टर्म, ये फॉर्मूला होता था, याद है ना सबको, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। लेकिन अगर आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है ना, लोअर क्वार्टाइल, तो हम क्या करेंगे, n+1/, क्योंकि मीडियन में सीरीज 2 हिस्सों में डिवाइड होती थी इसलिए 2 से डिवाइड करते थे, क्वार्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय टर्म, डिवाइडेड बाय 4th टर्म। ये लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया Q1 का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा लोअर क्वार्टाइल, हाँ ये करना था मेरे को, चलो कोई नहीं। लोअर क्वार्टाइल हमें डिस्क्रीट सीरीज में अगर निकालना पड़ेगा ना, तो ऐसे मैंने रो में लिख दिया, इसको ऐसे वर्टिकली लिखना था। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फॉर्मूला अलग होता है, नहीं फॉर्मूला यहाँ तो सेम ही होता है, सॉरी, लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का इसमें फॉर्मूला सेम है, Q1 इक्वल्स टू 1 इंटू n+1/4th टर्म। और अगर आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में लोअर फाइंड आउट करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो फॉर्मूला अलग लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाता है, यहाँ पे 2 स्टेप लगते हैं। पहले स्टेप 1 में आप ये फॉर्मूला लगाओगे, n/, n/4th टर्म, और फिर एक और स्टेप लगाएंगे इसमें हम, स्टेप 2। यहाँ पे हम Q1 कैलकुलेट करने के लिए जिसका मेन फॉर्मूला वो लगाते हैं L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इनटू इंटरवल, ये फॉर्मूला। ठीक है जी, ये है लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला तीनों सीरीजेस में। ऐसे ही सेकंड क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाता है। सेकंड क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में अलग है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में अलग और डिस्क्रीट में अलग है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने गलती से डिस्क्रीट लिखा था यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो लिखेंगे Q2 और फॉर्मूला होगा n+1/4th टर्म। अब बताओ क्या करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सब सेम रहेगा, n+1/4, n+1/4 यहाँ भी, बस यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे थे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा सर, अगर डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई करेंगे सर, तो डिस्क्रीट सॉरी
डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहता है। कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे, वो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्योंकि हमने क्वार्टाइल मीडियन में पढ़ा ही नहीं था, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर हम मीडियन में कर चुके होते हैं ना ये, या आमतौर पर स्टूडेंट कर लेते हैं वहीं पे, तो यहाँ पे हमें ये सब दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि किया नहीं है तो ये अभी करना पड़ेगा। n+1/4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ठीक है, इसके अलावा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अलग है। ये फिलहाल आपको ऐसा हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेट, बहुत लेंथी लगे, लेकिन इतनी परेशानी होती नहीं है एक्चुअली, कैलकुलेट करते टाइम आसान होता है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे 2। पहला स्टेप वही सर, n/4 n/4 रहेगा, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल के लिए अब स्टेप नंबर फर्स्ट लगा रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 तो इजी है, Q2 के लिए फॉर्मूला लगता है L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन, अच्छा ये 2n हो जाएगा सर, 2n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू, ये फॉर्मूला। कॉन्टिन्यूस सीरीज पे हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो आप इतना नोट कर लें फिलहाल, इसके आगे अगली क्लास में करेंगे। नाइशा, अनवी, चेतना, स्पर्श, बताइए कोई डाउट यहाँ तक? देखिए फॉर्मूला तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसको समझाया जाए अभी, फॉर्मूले पे तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा, लेकिन जो भी इस चैप्टर में अभी तक हमने डिस्कस किया वो आप लोगों को क्लियर है? स्पर्श, नाइशा, अनवी, चेतना, Yes, sir. ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बात करूंगा निष्कर्ष से कि एक क्लास आप लोगों के लिए कल भी अरेंज करी जाए, ठीक है? थोड़ा मैं चाहता हूँ कि हम 2-3 क्लासेस रेगुलर कर लेंगे, थोड़ा फ्लो बन जाएगा इस चैप्टर में और चांसेस हो जाएंगे कि हम जल्दी कंप्लीट कर चैप्टर को। तो मैं चाहता हूँ कि हम कुछ क्लासेस रेगुलर कर लें, ठीक है? कल पॉसिबली सेम ही टाइम पे क्लास होगी, बाकी अगर कोई चेंज हुआ शेड्यूल में तो आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? कोशिश करना कि क्लास मिस ना हो, बेहतर है। सर बस 5:30 to 7 o'clock 5:30 to 7:30 मेरी मैथ की क्लास होती है, उसके अलावा कर लेंगे। 5:30 से 7:30 होती है ना आपकी क्लास? हम यस सर। टाइम रहेगा। जो कोई कुछ पूछ रहा है? सर इस चैप्टर को कितनी क्लासेस लग जाएंगी? यार क्लासेस लगेंगी इसमें ठीक ठाक, थोड़ा सा देर हो गया। मैं आप लास्ट क्लास में आई नहीं, वरना हम लास्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले थे ये। तो इसमें आपका 26 को है ना, 25 तक देखेंगे, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स का कंप्लीट करना। थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, घर पे सेल्फ स्टडी भी थोड़ा बहुत टॉपिक करना पड़ेगा आपको। बाकी हम 25 तक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स का कवर करवा दें, ठीक है ना आयशा? Yes. चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।